तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि यूकी सब बच्चों के साथ टेंगिन को समन कर लेती है इन द बैरियर्स ऑफ हिज टूम्ब ऑफ द स्टार। टेंगिन सबको उनकी सोर्सर स्पेशलिटी और ओरिजिन से पुकारकर उन्हें वेलकम करता है इंस्टेड ऑफ सेइंग देयर रियल नेम्स। यूकी को ये बात अजीब लगती है कि टेंगिन ने यूकी को नहीं वेलकम किया, तो टेंगिन अपने इरादों से बताता है कि वो श्योर नहीं था कि लास्ट टाइम उसे लगा कि यूकी शिवगुरु और केनजाकू के साथ काम कर रही है, मगर सिंस इट्स कंफर्म कि यूकी यूजी लोगों के साथ है तो टेंगिन उसे भी वेलकम कर ही लेता है। अब बच्चे सबसे पहले उससे केनजाकू और कर्लिंग गेम्स का पूछते हैं। मेगमी उससे प्रिजन रैम के बारे में भी पूछता है क्योंकि गोजो वहीं पर सील्ड है, जहां टेंगिन केनजाकू को नीरोतोशी कामू कह के पुकारता है, जिससे हमें पता चलता है कि नीरोतोशी एक बहुत ही पावरफुल सोर्सर था अपनी टाइम का, जिसकी बॉडी केनजाकू ने अपने वश में करके भयानक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए चोसू और उसके भाइयों को जन्म दिया था। उसने यूजी की माँ को भी पोजेस किया हुआ था। यूजी भी उसी का बेटा है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि यूजी और चोसो सगे भाई हैं। सो बैक टू द एपिसोड। टेंगिन इन्हें कर्लिंग गेम्स और केनजाकू के गंदे इरादों से क्लियर करता है, मगर इस सबसे पहले वो एक कंडीशन रखता है जिसके मुताबिक उसे 2 बच्चे चाहिए होंगे उसे बैरियर्स के अंदर गार्ड करने के लिए। उटा को शॉक लगता है ये सुनकर, क्योंकि टेंगिन तो एक इमोर्टल बीइंग है, उसे क्या जरूरत प्रोटेक्शन की, वो भी उसी के बैरियर्स के अंदर। माँ की भी तंज करते हुए दिखाई देती है, जिसे लगता है कि टेंगिन को भी गोजो की तरह सील हो जाने का डर है। यूकी भी आवाज उठाती है और साफ साफ इनकार कर देती है उसे गार्ड प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो नहीं जानती कि टेंगिन को कितने समय के लिए गार्ड करना है। टेंगिन सफाई देते हुए अपनी खुद की कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन उससे भी पहले वो केनजाकू के मेन ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि केनजाकू पूरे जापान के लोगों की एवोल्यूशन अपने हाथों करना चाहता है। वो चाहता है कि तमाम लोग स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सरर्स बन जाएं, इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। जैसा कि हर बंदे को पकड़ पकड़ के इवॉल्व करना बेहद मुश्किल है, केनजाकू इज प्लानिंग टू टेक ओवर टेंगिन, ताकि वो जापान की पॉपुलेशन को टेंगिन के साथ एब्जॉर्ब करके एक ही बार में उन सबको इवॉल्व कर दे, क्योंकि जुजुत्सु वर्ल्ड में सिर्फ टेंगिन के पास ही ऐसी पावर्स हैं। यूकी उनसे पूछती है कि वो सब हजारों साल पुराने हैं, उन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं फेस किया। टेंगिन उन्हें बताता है कि पहले वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में ही बनकर रहा है और हर 500 साल में सिर्फ एक मर्तबा ही उसका स्टार प्लाज्मा वेसल जन्म लेता है, जिसमें वो अपने आप को ट्रांसफर करता है टू रिमेन ह्यूमन। मगर 12 साल पहले जब उसकी वेसल आमानाई ने जन्म लिया तो टोजी ने उसे मार दिया, जिसकी बदौलत टेंगिन अपनी ह्यूमन फॉर्म बरकरार नहीं कर पाया और एक हायर फॉर्म ऑफ कर्स्ट में इवॉल्व हो गया। वो ये भी बताता है कि वो सबको दिखाई जरूर दे रहा है, मगर वो अभी भी छुपा हुआ है, यानी कि वो एक टाइम पर मल्टीपल जगह एग्जिस्ट कर सकता है। अब टेंगिन बताता है कि उसकी इसी कमजोरी की वजह से केनजाकू उस पर हमला कर सकता है। सिंस केनजाकू अभी सुगुरु के शरीर में है, वो उसकी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन के जरिए टेंगिन को एक कर्स की तरह इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो केनजाकू को टेंगिन के बैरियर टेक्निक्स मिल जाएंगे, जो पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड की फाउंडेशन है। ऐसा ना हो इसलिए टेंगिन को 2 लोगों की जरूरत है जो उसे एट ऑल टाइम्स प्रोटेक्ट करें। ये बात सबको वैलिड लगती है और ये सुनते ही यूकी और चोसो उसके साथ रुकने और उसकी गार्डिंग करने के लिए वॉलंटियर करते हैं, जबकि बाकी लोग कर्लिंग गेम्स से रिलेटेड मिशंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आगे कर्लिंग गेम्स के रूल्स को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको रूल्स को डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल पर उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से उसके रूल्स का अंदाजा हो जाएगा। बैक इन द एपिसोड, टेंगिन उन सबको समझाता है कि कर्लिंग गेम एक बहुत ही बड़ी जुजुत्सु रिचुअल है जो जापान भर में 10 बैरियर डिफाइंड कॉलोनीज के जरिए चल रही है, यानी कि सब कॉलोनीज को केनजाकू ने बैरियर्स के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करे तो सीधा मारा जाएगा। इस गेम में सिर्फ करंट सोर्सर्स ही नहीं बल्कि पुराने जमाने के सोर्सर्स भी शामिल हैं, जो कि नए शरीर में जन्म लेकर आए हैं। साथ ही वो सिविलियंस भी शामिल हैं जिन्हें जबरदस्ती कर्स यूजर्स बना दिया गया बाय केनजाकू, जिसने सुगुरु की बॉडी में उसकी कर्स टेक्निक का उपयोग करते हुए सब नॉन सोर्सर्स को सोर्सर बना दिया था इन द एंड ऑफ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। टेंगिन ये क्लियर करता है कि कर्लिंग गेम केनजाकू से अलग और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। अगर केनजाकू को मार भी दिया जाए तब भी गेम खुद ब खुद खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये बाइंडिंग वाउस और रूल्स पर बेस्ड है जो बैरियर्स के अंदर परमानेंटली सेट किए गए हैं। गेम रूल्स सुनते हुए यूजी लोग गेम मास्टर का पूछते हैं, तो टेंगिन उन्हें बताता है कि गेम मास्टर्स का इंटरफेस एक कोगानी नाम का शिकिगामी है जो सब पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि केनजाकू ने इस तरह से गेम मोशन में सेट की है कि जिससे ये साबित हो जाता है कि गेम ही गेम मास्टर के तौर पर पार्टिसिपेंट्स को सर्व की जा रही है। इसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स को लड़ना होगा, दूसरों को मारकर पॉइंट्स अर्न करने होंगे, और अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता या पार्टिसिपेट करके पॉइंट्स नहीं बनाता तो उसे मौत की सजा मिलेगी। इस गेम का मकसद बिला वजह की मार कुटाई या एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि तमाम जापान के स्केल पर कर्स्ड एनर्जी बनाना और उसे प्योरीफाई करना है। इसके बाद बात होती है कि कर्लिंग गेम को कैसे रोका जा सकता है। टेंगिन बताता है कि गेम को रोकने के सिर्फ 2 ही रियलिस्टिक तरीके हैं। वो पहला लूप होल ये ढूंढता है कि गेम को खेला जाए, उसमें 100 लोगों को कत्ल करके 100 पॉइंट्स जमा किए जाएं और उन पॉइंट्स का यूज करके नए रूल्स ऐड किए जाएं जो सिस्टम को अंदर से तोड़ सकते हैं। ये सुनते ही यूजी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सुकुना के कत्ल किए हुए लोगों के लिए गिल्टी फील करता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सातोरू गोजो को प्रिजन जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि गोजो की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो खुद ही पूरे सिस्टम को ओवरपावर कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ मुझे कंफ्यूजन है। पूरी एपिसोड में बार बार यही बताया गया है कि गोजो 12 साल पहले प्रिजन जेल में सील हुआ था, जबकि यूजी और बाकी सब स्टूडेंट्स 12 साल पहले भी उतनी ही एज के थे जितने के वो आज हैं। ये सब कैसे हुआ, मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो अगर आपको इसका कुछ मालूम है तो काइंडली आप कमेंट्स में मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं।
सकते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ प्रिजन रन, टेंगन यूजी लोगों को प्रिजन रन की बैक साइड ऑफर करता है, मगर ये वार्न करता है कि इसको खोलना बेहद मुश्किल है। रन को खोलने का एक ही तरीका है और वो है इसकी कर्स्ड एनर्जी को नलीफाई या रिवर्स कर दिया जाए। और ये सब करने के लिए आज तक 2 ही कर्स्ड टूल्स बनाए गए थे, ब्लैक रोक एंड इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन, जो कि गोजो अपनी पिछली बैटल्स में पहले ही तबाह कर चुका है। ये सुनते ही मेगुमी गुस्से से भड़क जाता है। यूटा भी हंसते हुए बताता है कि उसके मेंटोर मिगेल की ब्लैक रोप गोजो ने ही तबाह कर दी थी और उसे मिगेल के साथ अफ्रीका भेजा था टू फाइंड सम मोर, मगर उन्हें वो रोप नहीं मिली। हमें थोड़ी देर के लिए शोको भी दिखाई देती है, जो कि गेम के रूल्स को समझते हुए नजर आती है। और शोको वही है जो गोजो और सुकुरो की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अब प्रिजन रन ओपन करने का सिर्फ एक ही चांस है उनके पास, और टेंगिन बताता है कि उसके लिए उन्हें एंजल की मदद देनी होगी। एंजल एक बहुत ही पुरानी सोर्सर है जो कि अपनी कर्स टेक्निक के जरिए दूसरी कर्स टेक्निक्स को नलीफाई या रिवर्स कर सकती है। फिलहाल टेंगिन बताता है कि एंजल एक नए शरीर में जन्म लेकर कलिंग गेम का हिस्सा बन चुकी है और इन सबको गेम में पार्टिसिपेट करके उसे ढूंढना होगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में काफी नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आपको उनकी डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सीजन 3 में इंट्रोड्यूस होने वाले सब कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। ये सब क्लियर होने के बाद ग्रुप अपना प्लान बनाना शुरू करता है। माकी डिसाइड करती है कि वो ज़ेनिन क्लैन स्टेट जाएगी ताकि पावरफुल कर्स टूल्स वापस ले आ सके, जो कलिंग गेम के बैटल्स के लिए बहुत जरूरी होंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि जब गोजो 12 साल पहले सील हुआ था, जुजुत्सु हाई के तमाम कर्स टूल्स और वेपन्स ज़ेनिन क्लैन ने जब्त कर लिए थे, जो कि माकी अब वापस लेने जा रही है। और यहाँ से यूजी को पता चलता है कि ज़ेनिन क्लैन ने मेगुमी को अपना नया लीडर चुना है, जिससे वो हैरान होता है। पर मेगुमी इतना सरप्राइजिंग एक्ट नहीं करता, वो चिल एक्ट करता है और यूजी को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब यूटा अकेला कलिंग गेम में एंटर करने का फैसला करता है ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, पॉइंट्स कमा सके और शायद एंजल को ढूंढ सके। यूजी और मेगुमी को किंजी हाकारी को ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि एक सस्पेंडेड 3rd ईयर जुजुत्सु हाई स्टूडेंट है और जिसका कर्स टेक्निक गेम के अंदर काफी यूजफुल हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही फनी सीन दिखाया जाता है। यूजी को डर लगता है कि वो मेगुमी के साथ अकेला जा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि सुकुना दोबारा उसकी बॉडी को पोजेस करके मेगुमी को अपने काम के लिए इस्तेमाल न कर ले कहीं। इसीलिए उसने यूटा से प्रॉमिस किया था कि अगर उसमें सुकुना आए तो यूटा उसका कत्ल कर दे। मगर सिंस यूटा अपने प्लान की तरफ जा रहा है तो यूजी को डर है कि वो कहीं सुकुना के थ्रू मेगुमी को कत्ल ना कर दे, मगर मेगुमी इज रेडी टू डाई, वो ऐसा बोल भी देता है। तो दोस्तों, एपिसोड के एंड में यूजी का ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है अपने अपने मिशन के लिए। अब कलिंग गेम पूरी तरह एक्सप्लेन हो चुकी है, उसके रूल्स क्लियर हैं और ऑब्जेक्टिव सेट हो चुके हैं, जो कि कॉलोनीज के अंदर सर्वाइव करना, रूल्स को मैनिपुलेट करना, एंजल को ढूंढना, गोजो को फ्री करना है। ये एपिसोड पूरे आर्क का स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करता है, किंजाकू के प्लान को क्लियरली डिफाइन करता है और हर कैरेक्टर के फ्यूचर पैथ को सेटअप करता है। एपिसोड 4 की ओपनिंग होती है माकी से, जो कि सालों बाद अपने क्लैन के मेन हाउस जा पहुंचती है टू रिट्रीव द कर्स टूल्स हर क्लैन स्टोर इन गोजो's एब्सेंस। उसका सामना सबसे पहले नाया से होता है, जो तुरंत उसे पहचान लेता है। माकी को ये देख के हैरानगी होती है कि नाया उसे उसके चेहरे से पहचानता है, ना कि उसकी बैक साइड से। सिंस ही इज अ मिसोजिनिस्ट, जो कि लड़कियों को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, तो वो उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है और ये सजेस्ट करता है कि वो यूटा और मेगुमी के साइड में कायम रहे, क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि ना ही उसके पास कोई कर्स एनर्जी है और अब तो उसकी शक्ल भी नहीं बची क्योंकि वो जल गई थी। तो इसलिए वो उसे ये भी याद दिलाता है कि अब वो किसी काम की नहीं रही। इसके साथ साथ ही वो उसे याद दिलाता है कि कैसे वो उसे बचपन में बुली किया करता था। इससे पहले वो उसे दोबारा बुली करे माँ की आगे को बढ़ जाती है और उसकी बातों से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना कर्स ब्लेड हाथ में थामे कर्स टूल्स के हॉल की ओर बढ़ती है, जहाँ एक औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर माकी उसकी एक नहीं सुनती। इससे पहले औरत की शक्ल दिखे सीन्स पास्ट की एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें माकी मेगुमी से बात करते दिखाई देती है। वो उसे साफ साफ बताती है कि क्लैन का लीडर नाओगिता ज़ेनिन लास्ट टाइम उसी के साथ था शिबुया इंसिडेंट में, और उसकी यही इच्छा थी कि क्लैन का नेक्स्ट लीडर मेगुमी बने और उसके तमाम टूल्स और ट्रेजर्स मेगुमी ही पोजेस करे। मेगुमी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता और वो माकी को परमिशन दे देता है टू बिकम द नेक्स्ट क्लैन लीडर, सिंस माकी और उसकी जुड़वा बहन माई की एक ही इच्छा थी क्लैन को लीड करना। माकी क्रिटिकल थिंकिंग करते दिखाई देती है। उसका मानना है कि वो भी क्लैन को लीड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई हु आल्सो वांट्स टू लीड द क्लैन। सीन्स वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि माकी को और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ही रोक रही है हॉल में जाने से। उसकी माँ क्लैन में रहते हुए एक काम वाली नौकरानी बन के रह गई है, ये उसके लिबास से ही जाहिर होता है। दूसरी तरफ हमें माकी के अंकल्स नाया और जिनीची दिखाए जाते हैं, जो कि क्लैन के फ्यूचर की बातें करते दिखाई देते हैं। जिनीची ये मानता है कि अगर मेगुमी को क्लैन का लीडर बना दें तो वो जापान की 3 मेन क्लैन्स में अपना स्टेटस ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि मेगुमी के उन क्लैन लीडर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन मेन फैमिलीज में ज़ेनिन क्लैन, गोजो क्लैन एंड कामो क्लैन है। गोजो तो जैसे मेगुमी का दूसरा पिता था, और कामो क्लैन की बात की जाए तो उसका नेक्स्ट लीडर अपने बाप के बाद चोसो खुद है, व्हिच एक्सप्लेन्स कि कैसे मेन क्लैन्स मेगुमी को लीडर बनता देखकर ज़ेनिन क्लैन को फौरन से अपना इक्वल एक्सेप्ट कर लेंगे। नाया एकदम से चौंक जाता है ये सुनकर, क्योंकि उसे लगता था सब उसके नेक्स्ट लीडर बनने के फेवर में है।
जिनीची फौरन से अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, ये बोलते हुए कि सिंस जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स ने ये लॉ पास किया है कि अगर कोई गोजो को उसकी सीयू से आजाद करने की कोशिश करे तो वो जुजुत्सु वर्ल्ड का गद्दार माना जाएगा। लिहाजा जिनीची प्रपोज करता है कि क्यों ना एक तीर से 3 शिकार करें और मेगुमी, माकी और माई को गद्दार एक्यूज करके उनका कत्ल कर दें ताकि वो जुजुत्सु हेडक्वार्टर का फेवर गेन कर सकें। और वैसे भी ये बात सच है कि वो गोजो को आजाद करने के चक्रों में है, जो कि इस वक्त जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में एक क्राइम समझा जाता है। दूसरी तरफ माकी फाइनली हॉल में पहुंचती है जहां उसके पिता ओगी ज़ेनिन पहले से ही उसके इंतजार में खड़े होते हैं। माकी एकदम शॉक में चली जाती है टू सी माई बीटन अप ऑन द ग्राउंड इन ओगीज फीट। जी हाँ, ओगी को अपनी बेटियों से इतनी नफरत है कि वो उनका कत्ल करने तक वो तैयार है, क्योंकि ज़ेनिन क्लैन बेटों को तरजीह देता है, बेटियों को नहीं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई माकी एंड माई रैन अवे एजेस अगो। माकी उसे अपने ब्लेड से मारने आती है, मगर वो उसको अपने ब्लेड से पहले ही जख्मी करता है। और यहाँ बहुत ही बुरा सीन दिखाया जाता है जहाँ माकी और माई दोनों ही मौत का सामना करते हुए दिखाई देती हैं। ओगी माकी और माई दोनों को घसीटते हुए डंजन की तरफ ले जाता है और इवन तो उसकी दोनों बेटियां मौत के कुएं में हैं, वो उन्हें बातें सुनाता है कि कैसे उनकी वजह से वो क्लैन का नेक्स्ट लीडर नहीं बन सका और उसका भाई नाओबिता उसकी जगह ले गया क्योंकि उसने बेटों को जन्म दिया हुआ था। वो अपने फेलियर्स का सारा इल्जाम अपनी बेटियों पे डालता है। वो उन्हें फाइनली डंजन में फेंकता है जहाँ उसने लो ग्रेड कर्सेस को कैद कर रखा है। उसे लगता है कि दोनों बेटियों को भूखे कर्सेस खा जाएंगे, इससे पहले कर्सेस उन पर हमला करें। माई होश पकड़ती है और माकी को इस हालत में देखकर रोती है। वो उसे अपनी गोद में रखती है और अपनी सीक्रेट कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो अपने आप को और माकी को उसकी सबकॉन्शियस में ले जाती है जहाँ दोनों बहनें एक बीच पर सही सलामत दिखाई देती हैं। वो माकी से शेयर करती है कि उसकी कर्स टेक्निक कुछ खास नहीं, इसलिए उसने आज से पहले किसी को बताया नहीं ताकि उसकी बेइज्जती न हो। अब वो माकी को चार्ज देती है और बोलती है, बहन जो करना है अब आगे तुमने ही करना है, क्योंकि मैं आगे ही वुंडेड थी और कर्स टेक्निक इस्तेमाल करने से मेरी मौत के चांसेस मजीद बढ़ गए हैं। वो वहाँ से जाने लगती है मगर माकी उसको रुकने का बोलती है। माई थोड़े समय के लिए रुककर उसे बोलती है कि ज़ेनिन क्लैन में ट्विंस को वैसे भी बैड लक समझते हैं, जबकि बाकी की दुनिया ट्विंस को एक ही समझती है। इसलिए वो एडवाइस करती है कि माकी उसके हिस्से की लड़ाई करे और पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दे। वो उसके हाथ में एक व्हीट का ग्रेन देकर गायब हो जाती है। उसकी कर्स्ड एनर्जी से माकी वापस जिंदा हो जाती है, मगर माई को मरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सामने सारे लो ग्रेड कर्सेस भी आ चुके होते हैं। वो माई और अपना ब्लेड हाथ में लेकर कर्सेस को एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ती है। उसके पिता को अचानक से फीलिंग आती है कि सारे कर्सेस को किसी ने एक्सरसाइज कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। तो वो फौरन से अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है, ये बोलते हुए कि जोन सी भी बेटी ने ये किया है वो उसकी हड्डियों तक को तोड़ डालेगा। इससे पहले वो कुछ करे माकी उसके सर के ऊपर वाला हिस्सा अपने ब्लेड से काट देती है, जिससे उसकी इंस्टेंट मौत हो जाती है। इसके बाद माकी क्लैन के मेन हाउस की तरफ चल देती है और उसके माइंड में एक ही आवाज होती है और वो होती है माई की, जो उसे बोल रही होती है पूरे क्लैन को तबाह कर दो। अचानक से क्लैन की आर्मी सबको माकी के बारे में अलर्ट करती है, जिसमें क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स और क्लैन की आर्मी का कैप्टन सामने आता है। रिलेशन में ये बताया जाता है कि क्लैन का हर बच्चा उनकी पर्सनल आर्मी में सर्व करता है, यानी कि पूरा क्लैन माकी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। माकी यहाँ ओरा फार्म करते हुए पूरी आर्मी से लड़ती है अकेले में। शी शोज नो मर्सी और जो भी उसके सामने आता है वो उसको अपने ब्लेड के साथ काट कर रख देती है। वो एक टाइम पर 10-10 लड़कों को मार गिराती है। इंडियन माकी हॉल में अकेले खड़ी होती है और उसके पीछे पूरी आर्मी मरी पड़ी होती है। तो जी हाँ, ये वही सीन है जिसका एनिमे फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब पूरा हॉल नौजवानों के खून से भर जाता है। अब कैप्टन आगे आता है अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री ऑफ ज़ेनिन क्लैन कॉल्ड द हाई। इनमें जिनीची और 2 और स्ट्रॉन्ग एल्डर्स हैं माकी के। वो अपनी निट नई कर्स टेक्निक से माकी पर हमला बोलते हैं, मगर माकी जुनून में सबको मार जाती है। वो उनकी कर्स एनर्जी के अगेंस्ट एक्ट करती है, इवन तो उसके पास अपनी कोई कर्स एनर्जी नहीं। उसकी रॉ स्ट्रेंथ देखते ही सब उसको टोजी से कंपेयर करते हैं और उसका खौफ खाते हैं, मगर तब तक वो सबको मार गिराती है। वो जिनीची का भी सर कलम कर देती है और उसे समुद्र में फेंकती है। अब हाई का लीडर नाया उसका सामना करते हुए आता है। उसके पिता नाओबिता वाली कर्स टेक्निक है, जिसके जरिए वो आगे होने वाले सीन की 24 फ्रेम्स पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। वो इसकी मदद से माकी का मूव प्रिडिक्ट करता है और उसे मारने के लिए फुल स्पीड से आगे आता है, मगर माकी नाओबिता को शिबुया इंसिडेंट में लड़ता देखकर उसकी टेक्निक से अच्छे से पहले से ही वाकिफ हो चुकी थी। इसीलिए वो नाया का मूव इन एडवांस प्रिडिक्ट करती है और जो ही वो उसको मारने के लिए उसके पास पहुंचता है वो उसे इतने जोर से मुक्का मारती है कि उसका पूरा जबड़ा टूट जाता है। अब माकी मेन हाउस में वापस जाती है, जहाँ वो अपनी माँ को ढूंढ कर उसका कत्ल भी करती है ताकि क्लैन का एक भी बंदा पीछे न बचे। दूसरी तरफ नाया मेन हाउस में रेंगता हुआ वापस आता है, जो कि माकी को गालियां देते हुए दिखाई देता है। माकी की मां मरने से पहले नाया की कमर में अपना खंजर खोद देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एपिसोड के एंड में माकी माई की बॉडी उठाकर उसके स्कूल ले जाती है और उसकी सहेली को सौंप देती है, जो कि माई को मरा देखकर बोर होती है। एंड में स्क्रीन पर न्यूज शो होती है कि पूरा ज़ेनिन क्लैन सस्पिशियसली मारा गया है। पुलिस कातिल की तफ्तीश कर रही है। गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने जुजुत्सु हेडक्वार्टर में अपील की है टू आउटकास्ट ज़ेनिन क्लैन फ्रॉम द मेन 3 फैमिली। उनकी ये अपील जुजुत्सु हेडक्वार्टर ने एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि ज़ेनिन क्लैन डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। एपिसोड 5 की शुरुआत जुजुत्सु टेक के प्रिंसिपल मासामिची यागा और उसके बनाए हुए कर्स्ड कोर्प्स यानी पैंडा से होती है। सीन्स पास्ट के होते हैं जिनमें क्योटो हाई के प्रिंसिपल यागा को वार्न करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि मासामिची की कर्स टेक्निक से वो अपने लिए एक आर्मी खड़ी कर सकता है, सिंस वो अपनी कर्स टेक्निक से किसी भी ऑब्जेक्ट या कोर्प्स में जान डाल सकता है। और उससे भी बढ़कर हैरानगी की ये बात है कि यूजुअली कर्स्ड कोर्प्सेस अपने सोर्सरर की पावर से चलती है, मगर यागा अगर एक मर्तबा किसी डॉल या ऑब्जेक्ट को जिंदा कर दे तो वो उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली के बजाय खुद ब खुद ही फंक्शन करती है और एक सेपरेट ऑटोनॉमस
एंटिटी बन जाती है, जैसे कि पैंडा। इसे इंसानों की तरह बोलता देख हमेशा सब कंफ्यूज ही रहते हैं। अब क्योटो के प्रिंसिपल का मानना है कि यागा की टेक्निक जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बन सकती है, इसलिए उसे पक्का पक्का जेल में डाल देना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिज टेक्निक एंड गिविंग हिम द टाइटल ऑफ अ स्पेशल ग्रेट सोर्सरर। इसके बाद यागा अपना घर विजिट करता है, जहाँ उसका बनाया हुआ एक और कर्स्ड ऑब्जेक्ट उससे बातें करता है। उसका नाम ताकेरू है और वो यागा को उसके फर्स्ट नेम से पुकारता है, यानी मासामीची कहकर पुकारता है। यागा उसे बताता है कि वो वापस जुजुत्सु टेक काम के सिलसिले से लौट रहा है और उसे वापस आने में टाइम लगेगा। आने से पहले वो ताकेरू को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाएगा। उसके निकलने से पहले ताकेरू और बाकी कर्स्ड डॉल्स उसको उदासी के साथ अलविदा बोलती हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ हमें पैंडा और कुसाकाबी दिखाई देते हैं। कुसाकाबी पैंडा को बोलता है कि वो सिर्फ इसलिए उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वो यागा को बचाना चाहता है, एंड सिंस ही ओज यागा अ फेवर ही वांट्स टू हेल्प पैंडा सो ही कैन रेस्क्यू यागा। सीन्स वापस माजी की ओर लौटते हैं, जहाँ यागा ताकेरू को गार्डन में लेकर जाता है, जहाँ वो एक आदमी और व्हील चेयर पर बैठी एक औरत को वेलकम करता है। वो उन्हें एडवांस में वार्न करता है कि वो जिस ताकेरू को पेश करने जा रहा है वो उनका छोटा बेटा ताकेरू नहीं है, जो कि रियल लाइफ में मर चुका है, क्योंकि वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसने ताकेरू की सोल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनैलिटी डाली हुई है। इसके बावजूद ताकेरू की माँ उसे देखकर अपनी व्हील चेयर से उठकर उसकी ओर भागने की कोशिश करती है, मगर गिर जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आते हैं और हमें यागा दिखाया जाता है ऑन द रन आफ्टर हेडक्वार्टर्स ने उसे मौत की सजा सुना दी थी फॉर थिंकिंग दैट ही कोऑपरेटेड द शिबुया इंसिडेंट। रास्ते में उसे क्योटो हाई के प्रिंसिपल, जिनका नाम योशिनोबु गाकुगाजी है, गली में घेर लेते हैं। वो उसे फोर्स करते हैं कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक रिवील करे, जिसके जरिए वो डॉल्स में जान डालकर उन्हें ऑटोनॉमस बना देता है। ऑटोनॉमस मींस खुद ब खुद चलने वाला जीन। उसके बाद गाकुगाजी अपनी कर्स्ड टेक्निक साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी गिटार की आवाज को कर्स्ड वेव्स में तब्दील करके यागा की ओर एमिट करता है, जिनसे यागा की छाती पर बहुत गहरे घाव बन जाते हैं और वो मौत का सामना करते हुए दिखाई देता है। जब वो रोड के किनारे मर रहा होता है, वो रिवील करता है कि सबसे पहले वो किसी भी बॉडी की इन्फॉर्मेशन को सोल इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, जिसके बाद वो उसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट की कोर में प्लेस करता है। वो अगला मेन राज फाश करता है, ये बताते हुए कि ये सब काफी नहीं, बल्कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोनॉमस बनाने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट में 3 कंपैटिबल सोल्स डालता है, यानी कि ऐसी सोल्स जो एक दूसरे से मिलती हो और उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती हो। वो अपनी कर्स्ड टेक्निक से मेक श्योर करता है कि वो सोल्स हर टाइम एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहे, जिसकी बदौलत ऑब्जेक्ट्स में फाइनली सेल्फ अवेयरनेस पैदा होती है और वो ऑटोनॉमस बन जाते हैं। ये सुनकर गाकुगाजी शॉक हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर पैंडा एंट्री मारता है, जो कि यागा का बनाया हुआ कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। वो गाकुगाजी पर हमला नहीं करता क्योंकि ये उसकी नेचर में नहीं है। वो उल्टा यागा को अपनी बाहों में थामे रोना शुरू कर देता है। सीन्स फाइनली हमारे लीड्स यूजी एंड मेगुमी की तरफ शिफ्ट होते हैं। उन्हें टेंगन की बताई हुई बातें याद आती हैं, जो कि उन्हें हाकारी के सीक्रेट फाइट क्लब की लोकेशन बताता है और सावधान रहने के लिए बोलता है, क्योंकि हाकारी के फाइट क्लब में काफी कर्स्ड यूजर्स मौजूद हैं। मेगुमी को टेंगन से पता चलता है कि हाकारी सॉर्सरर्स की लड़ाई करवाता है इन फ्रंट ऑफ नॉन सॉर्सरर्स टू मेक मनी, जो कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के सीक्रेसी आर्टिकल्स को वायलेट करता है। अब मेगुमी और यूजी फाइनली फाइट क्लब की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। मेगुमी यूजी को कपड़े चेंज करने का बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हाकारी को पता चला कि ये जुजुत्सु हाई से हैं, तो वो भाग निकलेगा। यूजी मजाक में पूछता है कि वो लोग भला कब जुजुत्सु वालों के साथ हैं, सिंस वो गोजो को सपोर्ट करते हैं। मेगुमी बोलता है कि भाई हम ग्रे जोन में हैं और ऐसा सिर्फ हाकारी को लगता है बुद्धू, हम एक्चुअली जुजुत्सु वालों की तरफ से नहीं हैं। अब गैराज में हाकारी के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। मेगुमी अचानक से बड़े बड़े झूठ बोलकर गार्ड्स को कन्विंस करता है कि हम यहाँ फाइट क्लब में पार्टिसिपेट करने आए हैं। गार्ड्स फाइट क्लब मूवी की रेफरेंस देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, फाइट क्लब का पहला रूल है दैट यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। मेगुमी झट से बोलता है कि उसने उस बंदे को कत्ल कर दिया था जिसके मुंह से इस फाइट क्लब का गलती से जिक्र निकला। गार्ड्स अचानक से बुद्धू बन जाते हैं क्योंकि हाल ही में उनका एक फाइटर गायब हुआ था। मेगुमी यूजी का नाम दर्ज करवाता है एज अ फाइटर सिंस ही थिंक्स ही इज बेटर देन हिम। साथ ही गार्ड्स को हाकारी की कॉल आती है, जो सिर्फ यूजी को अंदर आने की परमिशन देता है। मेगुमी फिर भी उसके साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में वो अपने प्लान की सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। मेगुमी बाहर रहकर पार्किंग लॉट में छानबीन करेगा, जबकि यूजी पूरी बिल्डिंग में झांका-तांकी करेगा और हाकारी से मिलने की कोशिश करेगा। मेगुमी यूजी को झूठ बोलने का कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उनकी असलियत आपको पता चल गई तो उनके हाकारी के मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, और फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि वो हाकारी को ढूंढकर उसे अपने साथ कलिंग गेम में शामिल करें, क्योंकि यूटा ने साफ साफ बोल दिया है कि हाकारी उससे भी ज्यादा ताकतवर है। कलिंग गेम्स को भी सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, अगर उन्होंने इन दिनों में पार्टिसिपेट ना किया तो वो लोग मारे जाएंगे। अब यूजी फाइनली अंदर पहुंचता है, जहाँ वो गार्ड से चपड़ी चपड़ी बातें करके हाकारी की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे सबसे पहले 2 मेन रूल्स बताता है। रूल नंबर 1 इज दैट यूजी इज नॉट अलाउड टू रन अवे। उसे वही फाइट करेगा जहाँ ऑडियंस उसे देख सके, और दूसरा रूल ये है कि वो अपनी कर्स्ड टेक्निक्स नहीं यूज कर सकता। बुद्धू यूजी को लगता है कि ये रूल सेफ्टी के लिए बनाया गया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि उसे कोई मसला नहीं है अगर वो टेक्निक्स यूज कर भी लेगा। गार्ड उसी वक्त उसे याद दिलाता है कि उनकी ऑडियंस नॉन सॉर्सरर्स है, व्हिच मींस वो उनकी कर्स्ड टेक्निक्स को नहीं देख सकते। अगर वो होने वाली फाइट देख ही नहीं सकते तो वो इंटरेस्ट कैसे लेंगे, और अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो वो कैसे पैसा न्यौछावर करेंगे। आगे बढ़ते हुए वो यूजी को फाइनली बताता है कि हाकारी से तब ही मिला जा सकता है जब आप उसको इम्प्रेस कर जाओ और वो आपके लिए फेक फाइट्स प्लान करे, यानी कि हाकारी पैसों के चक्करों में मैच फिक्सिंग भी करवाता है, और उन मैचेस को एंटरटेनिंग बनाने के लिए वो मैचेस की स्क्रिप्ट खुद लिखता है। यूजी जल्द ही रिंग में उतरता है अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए, ये सोचकर कि आज तो उसे हाकारी को इम्प्रेस करना ही है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं, अपना पैंडा ही है। पैंडा भी उसे देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हाकारी दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड किरारा के साथ मॉनिटर रूम
में बैठा होता है। उसे पैंडा के पास मैचे से यकीन हो गया है कि पैंडा को हराना आसान काम नहीं, मगर उसकी बात गलत निकलती है जब पैंडा यूजी के साथ इशारों में हारने का प्लान बना लेता है। वो और यूजी बहुत ही बेकार किस्म की फेक फाइट करते हैं एंड शैडो बॉक्सिंग करते हैं। यूजी छलांगे लगाकर हर स्टोरी पर जाके ऑडियंस के सामने फाइट करता है, जिससे क्राउड बहुत ही एंटरटेन होती है और चीयर करती है। इन द एंड पैंडा खुद नीचे गिर जाता है और हार खा लेता है, जिससे हकारी इंप्रेस होकर यूजी को अपने पास बुलवाने का अंदेशा अपने गार्ड को देता है। किरारा उसे पूछती है कि वो भला कैसे किसी से भी मिलने को तैयार हो गया है। वो उसे बोलता है तुम मेरी सिक्योरिटी जो मौजूद हो तो मुझे कैसा डर। वो किरारा को भेजता है टू रिसीव यूजी। दूसरी तरफ पैंडा पार्किंग लॉट में मेगमी को मिलता है और बताता है कि कैसे वो इस फाइट क्लब में फंस गया था इन ऑर्डर टू अप्रोच हकारी। वो बताता है कि हकारी मॉनिटर रूम में बैठता है, जिसके ऊपर किरारा ने एक ऐसा बैरियर बना रखा है जो सबको उस रूम से उतना ही दूर करता जाता है जितना कि वो उस रूम के करीब होना चाहे। इसी वजह से पैंडा ने बहुत कोशिश की, मगर वो बैरियर नहीं तोड़ पाया और हकारी को नहीं कन्फ्रंट कर पाया। उसे अब यूजी की टेंशन होने लगती है, सिंस उसे मालूम है कि यूजी अपना कवर इजीली ब्लो कर देगा, सिंस उसे झूठ बोलना नहीं आता। अब किरारा यूजी को रिसीव करती है और हकारी के ऑफिस में ले जाती है। हकारी एक अपॉर्चुनिस्ट निकलता है जो कि यूजी को जॉब ऑफर करता है। वो बोलता है कि मेरा 1 घंटे के लिए काम करने से तुम मिलियंस बना सकते हो, मगर क्या काम है वो जानने के लिए तुम्हें मुझे 2 लाख देने होंगे। बातों ही बातों में वो यूजी को बताता है कि उसकी यही स्कीम है लोगों से पैसे बटोरने की, और दूसरी ये कि वो गैम्बलिंग पसंद करता है। वो गैम्बलिंग सिर्फ पसंद ही नहीं करता बल्कि उसे अपना पैशन और असूल मानता है। उसे लगता है कि गैम्बलिंग खुद बुरी चीज नहीं है, बल्कि लोग इसे तभी बुरा मानते हैं जब वो इसमें हारते हैं। लिहाजा वो सबको एक झूठी तसल्ली देकर उनके पैशन को गैम्बलिंग के थ्रू कंट्रोल करना चाहता है। वो यूजी को बोर्ड में पोजीशन भी ऑफर करता है, ये बोलते हुए कि मुल्क के जो हालात हो रखे हैं बिकॉज ऑफ सोर्सरर्स जिनका पर्दाफाश हो गया है एंड हेडक्वार्टर जो हिल चुका है, ये सब का फायदा उठाते हुए वो अपने इलीगल बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। वो यूजी के लिए शराब भी निकालता है, मगर यूजी मना करता है पीने से, ये बोलकर के वो अंडर एज है। हकारी को लगता है कि यूजी इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि इसको बहुत जल्द चढ़ती है। अचानक से हकारी को किरारा की कॉल आना शुरू हो जाती है जो बंद होने का नाम नहीं लेती। हकारी उसको इग्नोर करते हुए गोजो को याद करता है और बताता है कि गोजो भी ऐसा बंदा है जिसको बहुत जल्दी चढ़ती है। यूजी एकदम नर्वस होकर उसे बोलता है कि भाई गोजो कौन है, वो पहली बार ये नाम सुन रहा है। ये सुनते ही हकारी को उस पर शक हो जाता है और वो उसे कहता है कि सोर्सर होते हैं तुम्हें गोजो का नहीं पता, इसका मतलब तुम सच में जुजुत्सु हाई की तरफ से हो। इससे पहले यूजी अपनी उसे स्टोरी एक्सप्लेन करे, हकारी उस पर हमला बोल देता है और बताता है कि किरारा उसे फोन के थ्रू इशारा ही कर रही थी कि यूजी इज अ मोल। और इसी के साथ हमारा 5वां एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मेगमी से, जो कि शैडोज में मूव करते करते हकारी की फाइट क्लब की सिक्योरिटी को एम्बुश करते दिखाई देता है ताकि वो फाइट क्लब के अंदर घुस सके। प्लान को आगे बढ़ाने के लिए पैंडा भी उसकी मदद करते दिखाई देता है, जो कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने क्यू रखते करता है। जो ही वो उसके पास आते हैं, पैंडा उन्हें पलक झपकने से पहले मार गिराता है और मेगमी को लेकर मॉनिटर रूम की ओर बढ़ता है ताकि वो दोनों यूजी को बचा सके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूजी ज्यादा देर हकारी के सामने नहीं टिक पाएगा सिंस ही इज टू इनोसेंट टू लाई। अब वो रास्ते में किरारा को गुजरते देखते हैं। पैंडा उसे देखकर एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हकारी के साथ क्यों नहीं है, यानी लाजमी कुछ गड़बड़ है। इतने में ही किरारा भी पैंडा और मेगमी को देख लेती है। उसकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो मेगमी को गैराज वाली सीसीटीवी फुटेज से फौरन पहचान लेती है। वो सोचती है कि अगर पैंडा इसे अंदर तक ले आया है, इट मींस कि ये सब लाजमी जुजुत्सु हाई वालों की तरफ से किसी एजेंडा के साथ यहाँ आए हैं। साथ ही उसे याद आती है कि बाप रे पिंक पानो वाला लड़का भी इन्हीं लोगों के साथ आया था, यानी यूजी भी जुजुत्सु वालों की तरफ से है। वो फौरन से हकारी को फोन करती है टू मेक हिम अवेयर अबाउट यूजी बीइंग एन इंपोस्टर। उसकी यही कॉल पिछली एपिसोड में कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है कि किरारा को कैसे शक पड़ा यूजी लोगों पर और उसने क्यों हकारी को एपिसोड 5 के एंड में कॉल की और कैसे हकारी उसकी कॉल के आते ही यूजी पर टूट पड़ा। न मूविंग ऑन, मेगमी किरारा को कॉल मिलाते देख उस पर हमला कर देता है। वो अपनी 10 शैडोज कर्स टेक्निक इस्तेमाल करता है, अपने शिकिगामी डीमन डॉग को समन करता है जो कि किरारा पर हमला करता है। जो ही वो डॉग किरारा के पास पहुंचता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे पीछे की तरफ पुश करती है, जिससे वो जहाँ मेगमी के ऊपर गिरता है। इससे मेगमी को रियलाइज होता है कि पैंडा ने उसे पहले ही बताया हुआ था किरारा की कर्स टेक्निक के बारे में, वो क्या पावर होल्ड करती है। साथ ही किरारा को भी याद आता है कि उसने पैंडा को पहले ही मार किया हुआ है अपनी कर्स एनर्जी से, सो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो उसे दूर भागना शुरू कर देती है। पैंडा जो उसका पीछा करता है वो उतना ही किरारा से दूर होता चला जाता है। मेगमी एकदम से उसकी टेक्निक फिगर आउट करना शुरू कर देता है। उसे धीरे धीरे समझ सकती है कि किरारा ने अपने कर्स से उसे और उसके शिकिगामी डीमन डॉग को एक साथ ही मार किया हुआ है, लिहाजा वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने शिकिगामी किरारा के आगे समन करता है, जिसके साथ वो खुद भी किरारा के आगे पहुंच जाता है। और मेगमी किरारा को बताने की कोशिश करता है कि वो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स के ऑर्डर पर नहीं आए, बल्कि उनको हकारी की मदद चाहिए। मेगमी उसकी अटेंशन में टोक्यो के करंट हालात आता है और उसे बताता है कि जुजुत्सु हाई टेररिज्म का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से सब जगह बैरियर्स कॉलोनीज पर छा रहे हैं और उन्हें बैटल ग्राउंड में तब्दील कर रहे हैं। ये सब सुनते किरारा मेगमी को याद करवाती है कि हमला पहले उसने किया। मेगमी फौरन से टॉपिक चेंज करके उनकी तरफ ले आता है कि आखिरकार उनका जुजुत्सु हाई वालों के साथ अड्डा क्या है। पैंडा मेगमी को बताता है कि जुजुत्सु हाई के एल्डर्स पुराने ख्यालात के खूबसूरत बुड्ढे हैं, जिन्हें उनकी मरी हुई दोस्त नोबरा की कर्स टेक्निक जैसी टेक्निक्स अच्छी लगती हैं और समझ में भी आती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि टाइम के साथ साथ टेक्निक्स इवॉल्व हो रही हैं और ऐसी न्यू चीजें सामने आ रही हैं जो कि वो बूढ़े लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं। अब किरारा इसकी मिसाल देती है हकारी की कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन का हवाला देते हुए। उसकी कर्स टेक्निक और डोमेन दोनों ही एक जैकपॉट मशीन की तरह है जो उसके शरीर में 4 मिनट और 11 सेकंड्स के लिए इनफिनिट कर्स एनर्जी बनाती है, जिससे वो इस समय के अंदर इमोर्टल बन जाता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता। और यही वजह है कि जुजुत्सु हाई के बुड्ढों को ये टेक्निक हजम नहीं हुई, बल्कि वो इसे थ्रेट समझने लगे, जिसकी वजह से हकारी को स्कूल छोड़कर भागना पड़ा और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इलीगल फाइट क्लब और गैम्बलिंग शुरू करनी पड़ी, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन एक अच्छी लिविंग और ज्यादा पैसे नहीं बनाना चाहता। मेगमी अब किरारा को
कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ये सब एक्सेप्ट करता है और हकारी की मदद चाहता है, और वो ये भी बार बार बताता है कि वो उन बुढ़े कंजर्वेटिव्स की तरफ से नहीं आया। किरारा को फिर भी ये सब झूठ लगता है और वो मेगमी से पूछती है कि उन लोगों के पास तो गोजो जैसा इंसान मौजूद है जो कि उनका पिछवाड़ा तक धो देता है अगर कोई छोटा सा भी मसला हो जाए, तो अब उन्हें हकारी की क्या जरूरत है। मेगमी अफसोस के साथ उसे अपडेट करता है कि शिबुया इंसिडेंट में गोजो को सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से बात इधर तक आ पहुंची है कि उन्हें हकारी जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की जरूरत है। अब यहाँ किरारा ऐसी शक्ल बनाती है जिससे पैंडा और मेगमी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि किरारा उन्हें बिलीव नहीं करती, इसलिए वो लड़ाई दोबारा कंटिन्यू करते हैं ताकि किरारा को हरा सके और उसकी अटेंशन गेन कर सके, सिंस वही सिर्फ एक ऐसी है जिसकी बात हकारी सुनेगा। दोस्तों, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं सीन्स को छोड़कर किरारा की कर्स टेक्निक को आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ। तो किरारा की कर्स टेक्निक का नाम लव रॉन्डेवू है और वो इस टेक्निक के द्वारा अपनी कर्स एनर्जी रिलीज तो करती है मगर उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, इसलिए वो रैंडम चीजों या लोगों को मार्क कर देती है अपनी एनर्जी से, यानी निशान लगा देती है अपनी कर्स एनर्जी का, जिसका असर बाद में दिखाई देता है। एक मर्तबा वो चीजों या लोगों को मार्क कर दे तो वो एक दूसरे को छू नहीं सकती, उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे से दूर कर देती है, जैसे कि पैंडा और मॉनिटर रूम का दरवाजा। वो चीजों या लोगों को एक साथ भी मार्क कर सकती है, जैसे कि उसने अभी मेगमी और उसके डॉग को एक साथ ही मार्क किया था, जिससे वो एक दूसरे को छू सकते हैं। लेकिन अगर अलग से मार्क किए हुए लोग एक दूसरे तक पहुंचना चाहें तो उन्हें सारी मार्क चीजों या लोगों से एक ऑर्डर या कह लो कि एक सीक्वेंस के साथ गुजरना होगा, जो कि किरारा ने खुद डिसाइड किया हुआ होगा। मेगमी किरारा से फाइट करते समय खुद ही ये टेक्निक धीरे धीरे फिगर आउट कर लेता है, थैंक्स टू हिज स्टेप सिस्टर, जिसने उसे सितारों की कॉन्स्टलेशन के बारे में एजुकेट किया हुआ था इन टाइम्स व्हेन टोजी और उसकी दूसरी बीवी अपने अपने बच्चों को छोड़कर भाग निकले थे और मेगमी अपनी स्टेप सिस्टर के साथ अकेला रह गया था। बैक टू द टेक्निक, किरारा भी सितारों की कॉन्स्टलेशन का हिसाब रखती है। वो इन जनरल एक सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन का ज्यादा इस्तेमाल करती है। इस कॉन्स्टलेशन को पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि इस कॉन्स्टलेशन में 5 स्टार्स होते हैं, सबका एक अपना ही यूनिक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए किरारा अपने टारगेट्स को मार्क करती है। अब मैं इस टेक्निक को बेहतरी से समझाने के लिए एग्जांपल दूंगी। मान लो कि किरारा सबसे पहले मेगमी को मार्क करती है, उसके बाद 3 और चीजों को मार्क करती है और लास्ट में अपने आप को मार्क कर देती है, तो मेगमी उस तक तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वो बीच की 3 मार्क्ड कर्स्ड ऑब्जेक्ट से गुजर न जाए, और वो भी एक सीक्वेंस में, यानी जो चीज नंबर 2 पर मार्क्ड है मेगमी को उसी से पहले गुजरना होगा, वरना वो नंबर 3 वाले मार्क्ड ऑब्जेक्ट या इंसान तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यानी ये कह लो कि उसे किरारा के मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस भी फिगर आउट करना होगा कि कौन सी चीज किस नंबर पर उसने मार्क की है। वंस मेगमी को ये पता चल जाए तो वो आसानी से किरारा तक पहुंच सकता है और उससे कांटेक्ट कर सकता है। बैक टू द एपिसोड, मेगमी अब किरारा की मार्क सीक्वेंस को फिगर आउट कर लेता है क्योंकि उसे सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन की याद आ जाती है। वो अब किरारा की मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ फाइनली किरारा तक पहुंचता है, जिसे अब वो छू सकता है। वो उसे फौरन से पिन डाउन करता है जमीन पर, जिससे वो शांत हो जाती है और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। अब मेगमी उसके आगे झुककर उसे माफी मांगता है और उसे एक बार फिर बताता है कि उन लोगों को हकरी की मदद चाहिए। अचानक से कोई बंदा हवा में उड़ते हुए मेगमी और किरारा के बाजू में आकर गिरता है। जब उस बंदे की शक्ल नजर आती है तो पता चलता है ये तो अपना भाई यूजी है। मेगमी एकदम डर जाता है और उसका साथ देने लगता है, मगर यूजी साहब को साइड पर रहने के लिए बोलता है। वो जानबूझकर हकारी से मार खाता है और उससे फाइट बैक नहीं करता टू गेट हिज अटेंशन। किरारा मीठी आवाज में हकारी को रुकने का बोलती है और कहती है कि एटलीस्ट सुन तो लो कि वो लोग उसकी मदद क्यों चाहते हैं। हकारी यूजी से कहता है कि अपना पैशन शो कराओ कि आखिर क्यों तुम इस हद तक जा रहे हो उसकी अटेंशन पाने के लिए। यूजी एकदम सैड होकर बोलता है कि वो किसी चीज के बारे में पैशनेट नहीं है, कि उसका पैशन मर चुका है जैसे टोक्यो के हालात चल रहे हैं। वो फिलहाल मशीन के अंदर फिट होने वाले एक कॉग की तरह काम कर रहा है जो कि मशीन को चलाने में मदद करता है और यही इस एपिसोड का नाम भी है। बस वो उसी तरह शहर में फिर रहा है और सारी कर्स टेक्निक को एक्सरसाइज कर रहा है ताकि शहर को नुकसान से बचा सके। पहले हकारी को ये बात समझ नहीं लगती और वो उसे मजीद मारता है। उसे एक समय के बाद रियलाइज होता है कि यही यूजी का पैशन है कि वो बुराई को खत्म करना चाहता है। अब वो यूजी को बोलता है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार है, मगर वो सेल्फिश भी है। उसे पता है कि जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद चाहिए होती है तो उसका यही मतलब है कि वो दूसरे इंसान को अपने साथ खतरों में धकेल रहा होता है। इरादा फिर से हकारी को आवाज लगाती है कि तुम एकदम हीट अप हो रहे हो जो कि तुम लोगों की मदद करने से पहले होते हो। हकारी फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है ये सब और मेगमी लोगों को इशारा करता है नीचे बुलाने के लिए टू कट अ डील। उनकी बात खत्म होते ही कलिंग गेम की तरफ से एक कोगानी नामी शिकिगामी उन लोगों के पास आता है और अनाउंस करता है कि किसी प्लेयर ने अपने पॉइंट्स का कोटा पूरा करके गेम में एक नया रूल ऐड किया है, यानी कि एक 9th रूल ऐड हुआ है। कलिंग गेम के रूल्स की एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर कर रखी है, लिहाजा उसको लाजमी चेकआउट कर लेना टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय एक्सप्लेनेशन। अब इस नए रूल के मुताबिक सब लोग जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबको रिवील कर दी जाएगी, यानी सब प्लेयर्स एक दूसरे की पर्सनल इन्फो, फॉर एग्जांपल उनके पॉइंट्स, उनका नाम, वो कौन सी कॉलोनी से हैं या उन्होंने कितने नए रूल्स ऐड किए हैं, ये सब देख सकते हैं। ऐसा घटिया और फालतू रूल किसने ऐड किया है ये एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है। तो ये रूल एक हाजिमी काशिमो नामी 400 साल पुराने सोर्सरर ने बनाया है जो कि एक नए शरीर में जन्म लेकर सुकुना को ढूंढने आया है, मगर कलिंग गेम में फंस चुका है। उसका कोगनी उसे बताता है कि वो इतने लोगों का कत्ल कर चुका है कि उसके पॉइंट्स 200 हो गए हैं, यानी वो 2 न्यू रूल्स ऐड कर सकता है। लिहाजा काशिमो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करने वाला रूल ऐड करता है ताकि वो फजूल लोगों पर टाइम ना वेस्ट करे और सुकुना को जल्द से जल्द ढूंढ सके।